हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इस चैप्टर में हम जो आज देखने वाले हैं हैलो एरीन के रिलेटेड टॉपिक देखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे कि जो हैलो एरीन होते हैं, तो हैलो एरीन के भौतिक एवं रासायनिक गुण कौन से हैं और इनके उपयोग क्या है। तो हैलो एरीन में सबसे पहले हम इनके भौतिक गुणों को जान लेते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है, पेपर में भी पूछा गया है इसके बारे में, तो थोड़ा आपको जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला गुण तो ये आप जाने रहिए, क्लोरो ब्रोमो तथा आइडोबेंजीन। चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे ब्रोमो बेंजीन हो, चाहे आइडोबेंजीन हो, ये सब जो बेंजीन है ये रंगहीन गंधहीन द्रव है। मतलब इसमें रंग भी नहीं होता और कोई गंध भी नहीं होता, रंगहीन गंधहीन द्रव होते हैं। इसको जाने रहिएगा, ये बहुत ज्यादा दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि समान एरिल समूह के लिए, मान लीजिए सब में C6H6 ही लगा हो, समान हो, लेकिन जो हैलाइड लगे हैं वो डिफरेंट हो, तो वही कहा गया समान एरिल समूह के लिए एरिल हैलाइडों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न क्रम में घटते हैं। यानी किस तरीके से घटते हैं इसमें अगर देखा जाए तो देखो भाई, सबसे पहले ARI आप जानते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन समूह होता है, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन समूह में सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है। तो जो नीचे वाला कंपाउंड होगा एरोमेटिक हाइड्रोजन, जो हमारा नीचे का होगा वो सबसे ज्यादा जो है गलनांक और क्वथनांक होगा। और जैसे जैसे ऊपर वाले कंपाउंड की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक घटता जाएगा। भाई क्यों, भारी अगर देखा जाए तो आई वाले का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, आई वाले का ज्यादा होगा ना, तो ऑटोमेटिक कंपाउंड का इसका ज्यादा होगा। तो जिनका ज्यादा होगा उनका ज्यादा होगा, जिनका कम होगा उनका कम होगा। ऐसे दिमाग में रखे रहो। तो यहाँ पर ARI का ज्यादा होगा तो इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होगा। ARBR भाई इससे कम ब्रोमीन का होगा, तो जाहिर सी बात है इसका इससे कम होगा। इसी तरीके से फिर सबसे कम फ्लोरीन का होगा और सबसे कम उसके बाद हाइड्रोजन का होगा। तो कुल मिला के जैसे जैसे इनका आधार बढ़ा होगा, यानी ज्यादा होता है जिनका, उनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। जैसे जैसे इनका आधार घटता जाता है वैसे वैसे इनके गलनांक और क्वथनांक घटते जाते हैं। तो ये तो हो गया समान एरिल समूह के लिए। अब इसी तरीके से अगर समान जो है हाइड्रोजन परमाणु लगा होगा तो जिनका आधार ज्यादा होगा उनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होंगे। भाई वही बात यहाँ भी लागू होती है, वही बात यहाँ भी लागू होती है। तो वही दिया है, समान हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए एरिल हैलाइडों का आधार बढ़ने से गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ते हैं। भाई जैसे जैसे इनका आधार बढ़ता है वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं। बात सेम है, बस समझ में आना चाहिए, समझने का फेर है। समझ में आई बात। अगला है कि हैलो एरीन ध्रुवीय अणु, यानी हैलो एरीन अगर देखा जाए तो ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं, लेकिन समस्या इस बात की हाइड्रोजन बंध को तोड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए जल में आबिले होते हैं। यानी जल में घुलता नहीं है, ये जल में आबिले होता है। समझ में आ गया नहीं, ध्रुवीय तो होते हैं लेकिन ये जल में आबिले होते हैं। अगला है सभी एरिल हैलाइड जल से भारी होते हैं। जितने भी एरिल हैलाइड होते हैं ये सब जल से भारी होते हैं। जल में डालोगे नीचे की ओर ये रहेंगे, ऊपर पानी रहेगा, आबिले होते हैं ना। तो ये जल से भारी द्रव होते हैं तथा इनका घनत्व तो इस क्रम में घटता है। कैसे घटता है भाई, अणुभार ज्यादा होगा तो घनत्व अधिक होगा, अणुभार कम होगा तो घनत्व कम होगा। देखो ARI ज्यादा होगा ARBR से और ARBR का अधिक होगा ARCl से। समझ में आई बात। जैसे जैसे अणुभार ज्यादा होगा वैसे वैसे इनका घनत्व भी। तो ये है इनके, एक झलक आप जान लीजिए कि ये जो है एरिल हैलाइडों के जो है या हैलो एरीन के जो है भौतिक गुण है। अब चलिए इनके प्रमुख रासायनिक गुण जो आपके बोर्ड एग्जाम में वैसे ही पूछे गए हैं, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे या जो है क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाओ। तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में भी पूछा गया है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में नाम से भी पूछे गए हैं। चलिए उनको हम जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें, चाहे आप हैलो एरीन के रासायनिक गुण कह लीजिए और चाहे जो है निम्न अभिक्रिया कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से, तो क्लोरोबेंजीन से कई कंपाउंड हम आपको बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो ये अभिक्रियाएं आपके बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीके से, कई तरीके से पूछा गया है। नाम से भी पूछा गया है, कैसे बनाओगे ऐसे पूछा गया है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप से भी जो है पूछा गया है। तो चलिए इन अभिक्रियाओं को हम जान लेते हैं और ये इसके रासायनिक गुण भी हैं, किसके, हैलो एरीन के रासायनिक गुण भी हैं, तो इनको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है डाउ प्रोसेस, यानी डाउ प्रोसेस होते क्या है, डाउ अभिक्रिया होती क्या है। और दूसरी बात आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त बनाओगे, तो इसका रासायनिक समीकरण दीजिए, ऐसे भी पूछा गया है। तो देखो बच्चों, इसको आप बनाओगे कैसे, सबसे पहले जानते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं हैलो एरीन के रासायनिक गुण,
तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई हेलोएरिन तो लेना पड़ेगा। तो हेलोएरिन में लेने के लिए सबसे पहले क्यों ना हम क्लोरोबेंजीन ही ले लेते हैं, सबसे आसान है। तो सर्वप्रथम हम C6H5Cl क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं और इस पर जो है NaOH ले लीजिए या KOH ले लीजिए और 200 वायुमंडलीय दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो होगा क्या भाई, Na और Cl निकल जाएगा, Na और Cl निकल जाएगा। आप जानते हैं Na पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और Cl पर नेगेटिव बनेगा। NaCl निकलेगा तो OH सरक के यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा C6H5OH बन जाएगा और NaCl निकल जाएगा। तो ये आपका फिनाल बना है। क्या बना है? फिनाल। आपसे कहेगा क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाओगे, तो आराम से बन जाएगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन है जो कि एक प्रकार का हाइलोएरिन है। क्या है ये? हाइलोएरिन। तो लिखना कैसे है आप बताएंगे कि भाई जब हम क्लोरोबेंजीन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कराते हैं, कब कराते हो? 200 वायुमंडलीय दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब हमें फिनाल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया डाउ अपक्रिया कहलाती है। समझ में आई बात? इतना लिखने के बाद आप रिएक्शन बता दीजिए। समझ में आ गई बात? चलो अगला रिएक्शन देखो बच्चों। अगर हम बात करें अगले रिएक्शन की यानी अगले रासायनिक गुण की, तो वो है NH3 के साथ अपक्रिया यानी अमोनिया के साथ अपक्रिया। चलिए देखते हैं क्लोरोबेंजीन से अमोनिया कैसे बनाएंगे। देखो भाई बड़ा आसान है। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl होता है और अमोनिया का फार्मूला जो है NH3 होता है। इस पर हम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर और Cu2O के ऊपर ऑक्साइड उत्प्रेरक और साथ में जो है उच्च दाब पर भाई ऐसा ही अपक्रिया होगा। यानी Cu2 के ऊपर ऑक्साइड उत्प्रेरक और उच्च दाब पर अपक्रिया कराएंगे तो आपको पता है NH3 में NH2 समूह होता है, नेगेटिव होगा और H प्लस होगा। तो अगर दो पार्टिकल इसको ले लिया जाए तो दो हाइड्रोजन भाई एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, तो दूसरा हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ, तो ये आपका बन जाएगा C6H5NH2 बन जाएगा और साथ में 2HCl बन जाएगा। तो ये आपका एनिलीन है। कौन है? एनिलीन। और ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये अमोनिया है। आपको लिखना कैसे है? ऐसे ही लिखना है। आप बताएंगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया अमोनिया के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर और उच्च दाब पर साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें जो है एनिलीन प्राप्त होता है। समझ में आ गई? तो ये आपके NH3 के साथ अपक्रिया है। इतना लिखने के बाद आराम से जो है रिएक्शन दे दीजिए। समझ में आ गया होगा कि क्लोरोबेंजीन से किस प्रकार एनिलीन बनाया जाएगा। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्लोरोबेंजीन से कैसे बेंजीन बनाओगे। चलिए देखते हैं। भाई यह अपक्रिया जो है अपचयन अपक्रिया भी कहा जाता है, यानी क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना अपचयन अपक्रिया। तो अपचयन अपक्रिया में होता क्या है भाई, नवजात हाइड्रोजन का योग होता है, आपको अच्छे से पता है। तो सर्वप्रथम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं C6H5Cl और इसका हम अपचयन कराएंगे भाई, नेसेंट हाइड्रोजन लगाएंगे। कहां से लाओगे? निकिल और Al युग्म लेंगे और साथ में NaOH लेंगे और फिर इसको गर्म करेंगे। तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन एक इसके साथ निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, तो C6H6 बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। तो ये आपका बेंजीन है। कौन है? बेंजीन। और ये आपका क्लोरोबेंजीन। बड़ा आसान है। आप बताएंगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन जो है निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु की उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी इसका अपचयन जो है मिश्र धातु NiAl और NaOH के साथ कराते हैं तो हमें जो है बेंजीन प्राप्त होता है। बस इतने बताना है। क्या कहना है कि क्लोरोबेंजीन का अपचयन जो है निकिल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु और साथ में NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें जो है बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये आपका बेंजीन बनाने की, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाया जाता है समझ में आ गया होगा। और यह अपक्रिया अपचयन अपक्रिया कहलाती है क्योंकि इसमें नवजात हाइड्रोजन का योग हो रहा है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये सब के सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए रिएक्शन है। चलिए अगला रासायनिक गुण देखते हैं। अगला जो रासायनिक गुण है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है, नाम से पूछा गया है। फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं चलिए जानते हैं। कुछ नहीं करना है, फिटिंग अपक्रिया में C6H5Cl ले लेना है। और भाई फिटिंग की बात कर रहा है तो दो पार्टिकल Na ले लेंगे और ये दो पार्टिकल ले लेंगे C6H5, यानी क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेंगे। ये कौन है? क्लोरोबेंजीन। भाई क्लोरोबेंजीन ये भी है, ये भी क्लोरोबेंजीन है और सोडियम धातु है
और ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर देना है। तो भाई Na जो है हमेशा Cl के साथ जाता है, आपको अच्छे से पता है। तो बचा क्या, C6H5 C6H5 बचा। तो इन दोनों को C6H5 और C6H5 को ऐसे लिख देंगे और हम NaCl बाहर कर देंगे। तो इसका नाम है डाईफेनिल। क्या नाम है, डाईफेनिल। बहुत पूछा गया है कि डाईफेनिल कैसे बनाओगे। तो एक बात ध्यान रखना, आप बताएंगे कि जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में गर्म करते हैं तो हमें डाईफेनिल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, फिटिंग। देखो जब दोनों एरिल हैलाइड जो है एरोमेटिक होंगे, यानी जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, भाई क्लोरोबेंजीन क्या है, एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक होंगे और सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करेंगे तो यह अपक्रिया जो है फिटिंग अपक्रिया कहलाती। इसी में एक आएगा उर्ज फिटिंग अपक्रिया। तो उर्ज जो होगा एल्किल हैलाइड होगा, एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड, तब जो बनेगा वो हमारा टाउलिन बनेगा। कैसे बनेगा उसको भी जान लेते हैं। देखो अगर इसके अगले उर्ज फिटिंग की बात करें तो देख लो दोनों में अंतर क्या है। भाई उर्ज और फिटिंग दोनों है। तो उर्ज जो होगा, देखो इसमें होगा क्या, एक तो C6H5Cl लेंगे और दूसरा Na तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में Cl जो होगा वो CH3 के साथ। यहाँ पर शुष्क ईथर रहेगा और इसको गर्म करेंगे तो भाई ये Cl जो है और ये Cl दोनों NaCl बन के निकल जाएंगे। बचेगा क्या हमारा C6H5 CH3 बचेगा और दोनों NaCl निकल जाएंगे। तो ये हमारा टालोइन है। कौन है, टालोइन। इसे टालोइन कहते हैं। और ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। और इधर जो है मेथिल क्लोराइड है। कौन है, मेथिल क्लोराइड। बड़ा आसान रिएक्शन है, आपको ऐसे ही बताना है कि जब हम क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में कराते हैं तो हमें टाउलिन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया उर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। देखो दो बातें हैं, फिटिंग जो है क्लोरोबेंजीन है, उर्ज जो है मेथिल क्लोराइड है। तो दोनों मिला के आप रिएक्शन करा रहे हैं तो उर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। और फिटिंग में क्या है, दोनों एरोमेटिक होगा और सोडियम धातु के साथ होगा तो डाईफेनिल बनता है। समझ में आई बात। दोनों अपक्रियाएं खूब पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है लेकिन इन दोनों को आप बिल्कुल नाक मत करिएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए भाई अगला रिएक्शन देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया डीडीटी कैसे बनाओगे। तो चलिए जान लेते हैं क्लोरोबेंजीन से किस तरीके डीडीटी बनाया जाता है। तो भाई डीडीटी बनाने के लिए आपको क्लोरल लेना है। क्या लेना है, क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला है CCl3CHO, ध्यान रखिएगा। और इस पर क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लेना है। क्लोरोबेंजीन का इस तरीके से दो अणु ले लेना है। एक हाइड्रोजन इधर निकाल लीजिएगा इधर, और ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। प्रेजेंस ऑफ कांग H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये H2O निकल जाएगा। तो CCl3CH बचेगा, CCl3CH बचेगा। एक इस पर बॉन्ड लगाएंगे, एक इस पर, और ये इसको ऐसे ही लगा देंगे, जो कहते हो ऐसे ही लगा देंगे। तो यही आपका DDT जो है बोला जाता है। और यहाँ पर आप H2O निकाल देंगे तो ये DDT है। इसका नाम है भाई डाईक्लोरोफेनिल लगा है, डाईफेनिल। और ट्राईक्लोरो यहाँ है, ट्राईक्लोरो। उसके बाद दो कार्बन है तो एथेन, ये सब पूरा नाम है। यह आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। और ये आपका क्लोरल है, क्लोरल। ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड से बोलते हो। आपको बस इतना ही लिखना है कि जब हम क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें डीडीटी प्राप्त होता है। यह आपके अदर रिएक्शन में आएंगे। तो उम्मीद करता हूं जितने हमने रासायनिक गुण बताए सब के सब इंपॉर्टेंट है, सबकी अपक्रियाएं पूछे गए हैं। और इसके जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं तो उसको हमने पिछले लेक्चर्स में जो है भाई HNO3 के साथ और जो है हाइड्रोजनों के साथ और H2SO4 के साथ, इस तरीके से हमने अलग अलग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी अलग अलग रिएक्शन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं बताए हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा,
वहां जा करके जितने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होते हैं क्लोरोबेंजीन की, हमने सबके जो है बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए हों। तो ये तो इनके थे रासायनिक गुण। अब चलिए हाइलोएरिन के कुछ उपयोग हैं, 2 उपयोग हम बता देते हैं। जब भी पूछा जाता है 2 ही पूछा जाता है, तो चलिए दो उपयोग जान लेते हैं। देखो पहला उपयोग अगर आप जानते हैं तो भाई जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, तो विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जो हाइलोएरिन होते हैं इनका उपयोग जो है विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में जो है किया जाता है। जैसे बेंजीन हो गया, फिनाल हो गया, एनिलीन हो गया, इन सब के निर्माण में अभी देखो बहुत सारी चीजें आप बनाए, बेंजीन बनाए, एनिलीन बनाए, ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में जो है क्लोरोबेंजीन या हाइलोएरिन का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग ये है डीडीटी के निर्माण में, भाई ये कीटनाशी है तो इसके निर्माण में भी जो क्लोरोबेंजीन का उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग ये जान रहिएगा, डाई एजोरंजकों या फफूंदी नाशकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। डाई एजोरंजक यानी जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, तो इनके कलरों रंजकों के निर्माण में जो है डीडीटी इसका क्लोरोबेंजीन का उपयोग या हाइलोएरिन का उपयोग किया जाता है। देखो जो क्लोरोबेंजीन का उपयोग है वही आपके हाइलोएरिन का भी उपयोग है, क्योंकि ज्यादातर क्लोरोबेंजीन को ही ज्यादातर लेकर के बताया गया है। तो ये सारे उपयोग जो है आपको अच्छे से पता होंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में भी हमने चर्चा किए थे। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।